बॉडी कॉर्पोरेट की आपने डेफिनेशन देखी? किसी भी तरह की कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं, यानी जब लॉ ने सारी कंपनियां बोलना हो तो बॉडी कॉर्पोरेट बोलेगा, और अगर उसने कंपनी लॉ वाली कंपनियां बोलना हो तो सिंपल कंपनी बोलेगा। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है किसी भी तरह की कंपनी। 3 चीज़ें इसमें शामिल हैं और 2 चीज़ें इसमें शामिल नहीं हैं। 3 चीज़ें जो इसमें शामिल हैं कौन बताएगा? पहला दिन है, आता है आपको? 3 कौन सी चीज़ें शामिल होंगी? जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो वो इसमें काउंट होगी, और जो मुल्क से बाहर रजिस्टर हो और पाकिस्तान में काम कर रही हो वो, यानी फॉरेन कंपनी, जिसकी एक अलग डेफिनेशन भी थी। सोच लें, जिसको फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे। 2 चीज़ें मिक्स हो गई जी। तीसरा वाला क्या पॉइंट है? कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जिसको अपना रेलेवेंट स्टैच्यू बॉडी कॉर्पोरेट कहता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी है बैंकिंग कंपनीज, कंपनी है लेकिन हम कंपनी किसे कहते हैं? जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो। तो बैंकिंग कंपनी का लॉ भी तो कंपनियों की बात करता है। तो बैंकिंग कंपनी, इसको हटा देता हूँ, छोटी क्लास से चल जाएगा काम। तो बैंकिंग कंपनी जो है वो भी कंपनी होती है, उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। कौन कहता है? उसका अपना लॉ से बॉडी कॉर्पोरेट कहता है। तो वो तमाम कंपनियां जिनका लॉ उन्हें बॉडी कॉर्पोरेट कहता है वो भी बॉडी। तो 3 चीज़ें शामिल हो गई, कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हुई कंपनियाँ, मुल्क से बाहर की कंपनियाँ, पाकिस्तान की किसी और लॉ की कंपनियाँ, इन सबको हम बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। 2 चीज़ें शामिल नहीं होंगी। कौन सी 2 शामिल नहीं होंगी? जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं जो इमदाद बाहमी पे काम कर रही हैं अपने तरीके से, वो इसमें काउंट नहीं होंगी। और वो वाली कंपनियां जिनको रेलेवेंट जो मिनिस्टर है वो अगर कह दे कि ख़बरदार ये कंपनियां कल से बॉडी कॉर्पोरेट इन्हें कोई नहीं कहेगा, तो उनको फिर बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी नहीं कहेगा। तो 2 माइनस होंगी और 3 ऐड होंगी। डेफिनेशन सबको क्लियर है? फिर इसके साथ जुड़ी हुई एक फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन थी जो है बाहर की लेकिन पाकिस्तान में ब्रांच या इस तरह के किसी ऑफिस के थ्रू ऑपरेट कर रही है। वो डेफिनेशन क्लियर है? जिस डेफिनेशन में सवाल हो आपने मुझे रोक देना है। इन दोनों में से कोई कन्फ्यूजन, कोई बात इनकी लैंग्वेज में? लाइजोन, लाइजोन कहते हैं कोऑर्डिनेशन को। अगर उनका कोई कोऑर्डिनेशन ऑफिस पाकिस्तान में हो, उनका कोई कम्युनिकेशन ऑफिस पाकिस्तान में हो जो लोगों से रब्ते करता हो, जैसे ACC है, ACC के पाकिस्तान में लाइजोन ऑफिस है। आप पाकिस्तान जाते हैं तो यहाँ से आपका ACC इंटरनेशनल से डीलिंग हो जाती है, तो ये लाइजोन ऑफिस कहते हैं। लाइजोन का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करवाना जी। डेफिनेशंस क्लियर है? फिर आगे आपने पढ़ा कि बाय लाइबिलिटी कंपनी 3 तरह की और बाय पब्लिक इन्वॉल्वमेंट 2 तरह की है। बाय लाइबिलिटी की बात पहले कर लेते हैं। बाय लाइबिलिटी कंपनी 3 तरह की है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। जो लिमिटेड बाय शेयर्स है उसकी लाइबिलिटी कहाँ तक होती है? अगर कुछ शेयर्स अनपेड हो तो वहाँ तक, अदरवाइज लाइबिलिटी कोई नहीं होती। लिमिटेड बाय गारंटी की लाइबिलिटी कहाँ तक होती है? जितनी गारंटी दी है। और अनलिमिटेड कंपनी, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये तीनों तरह की कंपनियाँ समझ आई? सवाल ये है कि लोग अनलिमिटेड कंपनी क्यों बनाते हैं? लॉ मजबूर कर देता है। जैसे उन्होंने कहा, लेक्चर में एग्जांपल दी थी सोना निकालने वाली कंपनी। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं गवर्नमेंट के जहां अनलिमिटेड कंपनी नहीं बनाएंगे और लिमिटेड लाइबिलिटी रखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आतंक मचा सकते हैं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर सकते हैं और फिर कोई पूछने वाला ही नहीं। ठीक हो गया। फिर 2 तरह की कंपनी हमने पढ़ी। इन 3 तरह की कंपनियों में कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल, कोई परेशानी? फिर हम आगे गए, हमने 2 तरह की कंपनियाँ पढ़ी, या पब्लिक होती हैं या प्राइवेट होती हैं। प्राइवेट कंपनी जिसमें 3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस बताएंगे किबला। अपने आर्टिकल्स, अपने डॉक्यूमेंट में रिस्ट्रिक्शन अगर डाल दें, मेंबर की तादाद 50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, एक रिस्ट्रिक्शन। शेयर्स हम बाहर के बंदों को आराम से नहीं बेच सकते। शेयर ट्रांसफ़र के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और अगर मदद लेना चाहें साथ वाले भाई से,
हाँ जी, तीसरी क्या रुकावट है? ट्रांसफ़र करने वाली बात होगी, 50 मेंबर्स वाली बात भी होगी। एक रहे, जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ और हमारे शेयर डिबेंचर या इस तरह की चीज़ें खरीदो। ये 3 पाबंदियां जिस पे लगी हों प्राइवेट कंपनी है। मेंबर्स की गिनती में एम्प्लॉयज़ भी काउंट होंगे और जॉइंट मेंबर्स का क्या करें? एक काउंट होगा। ठीक हो गया। ये तीनों की तीनों रेस्ट्रिक्शंस लगी होंगी तो प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक किसे कहते हैं? विच इज़ नॉट अ प्राइवेट। तो जिसमें इन 3 में से एक भी रुकावट ख़त्म हो गई वो पब्लिक। इसका मतलब पब्लिक कंपनी ऐसी जिसमें खुलम खुला लोग आ रहे हैं, जब मर्जी जो आ रहा है, जब मर्जी जो जा रहा है, शेयर्स खुलम खुला ट्रेड हो रहे हैं, इनवाइट भी कर रहे हैं, मेंबर्स भी जितने मर्जी हज़ारों लाखों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पब्लिक कंपनी खुली कंपनी है। प्राइवेट कंपनी एक महदूद सी छोटी सी कंपनी। क्यों बनाते हैं लोग प्राइवेट कंपनी? क्यों अपने आप को इतना बाउंड रखते हैं? क्यों इतना फंसा लेते हैं कि 50 से ऊपर नहीं जाएंगे, शेयर भी नहीं देंगे, बाहर के लोगों को भी नहीं बुलाएंगे? जब वो चाहते हैं ओनरशिप रेस्ट्रिक्टेड रहे। एक फैमिली ने जब अपनी कंपनी बनाई है वो प्राइवेट कंपनी बनाएंगे। 5-6 दोस्तों ने मिलकर कंपनी बनाई है, प्राइवेट कंपनी बनाएंगे। तो प्राइवेट कंपनी से लॉ को भी ज़्यादा मसला नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में एक ही फैमिली के 6 लोग हैं और वो 6 एक दूसरे के साथ जो मर्जी करें, लॉ को परवाही नहीं। जब पब्लिक कंपनी आती है तो उसमें तो कोई भी कभी भी शेयर होल्डर बन सकता है। तो फिर लॉ को, SECP, रजिस्ट्रार, इन लोगों को परेशानी होती है कि आम जनता का नुकसान ना हो जाए। डन? तो यहाँ तक हम लोगों ने बात समझी। ये सारी बात क्लियर है? पब्लिक कंपनी की 2 कैटेगरीज थी, लिस्टेड और अनलिस्टेड। ये लिस्टेड क्या होती है? जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकते हैं वो लिस्टेड है, और जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो सकते वो अनलिस्टेड है। यानी कंपनी खुद अपने आप को रजिस्टर करवाती होगी, उसके बाद उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकते हैं। जब आप पब्लिक कंपनी हैं तो लिस्टेड बनने का फ़ायदा, ताकि दुनिया जब मर्जी खुल के आ सके। आपको जब पैसा चाहिए हो आप मार्केट में आवाज़ लगाएं और मार्केट में लाखों लोगों और आपके शेयर खरीद सकें। जो कंपनी बढ़ना चाहती है, तेज़ी से बढ़ना चाहती है, खुल के चलना चाहती है, लोगों को ऐड करना चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, वो बनाएंगे लिस्टेड कंपनी। डन? ये कैटेगरी समझ आ गई? फिर थी एक होल्डिंग और सब्सिडरी, जिसके ऊपर मैं बात आज कंटिन्यू करना चाहूँगा। होल्डिंग और सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी की मजाकिया से डेफिनेशन पढ़ी। कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक एक दूसरी कंपनी मौजूद ना हो जो कि उसकी सब्सिडरी हो। तो होल्डिंग कहेंगे ही उसे जिसकी कोई ना कोई सब्सिडरी हो। सब्सिडरी कैसे बनती है? 3 रूल्स आपने पढ़े। पहला रूल, अगर ये कंपनी मोर देन 50% शेयर्स खरीद ले, याद है? डायरेक्टली खरीद ले या इनडायरेक्टली खरीद ले। अगर एक कंपनी दूसरे के आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद ले, वोटिंग पावर वाले, तो ये सब्सिडरी बन जाएगी, वो होल्डिंग। ये डायरेक्टली तो समझ आती है, इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? अपनी विद सब्सिडरीज, आप अपनी सब्सिडरीज के साथ, अगर एक कंपनी है ना ए, और ए के नीचे आती है बी इसकी सब्सिडरी है, सी इसकी सब्सिडरी है, डी इसकी सब्सिडरी है, तो ये ए के नीचे इसकी लेयर्स हैं, ये लेयर्स कहलाती हैं, लेयर्स। एक कंपनी के नीचे जितनी भी सब्सिडरी और उनकी सब्सिडरीज होती हैं, ये आपकी लेयर्स कहलाती हैं। ये जुमला याद रखना है। इस पूरे सेशन सिर्फ एक जुमला हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है, वो ये लेयर्स वाला जुमला है। उस लेक्चर में उस तरह से वाज़े तरीके से नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो यहाँ वाले लेक्चर तो बड़े फीके थे, तो हमने पिछले सेशन को मोल्ड किया। हल्का सा जिक्र लेयर्स का मैं करता हूँ। अब किताब में ऑफिशियली लेयर्स का एक जुमला ऐड कर दिया उन्होंने। एक कंपनी की सब्सिडरी और सब्सिडरी की सब्सिडरीज को क्या कहेंगे? उस कंपनी की लेयर्स, कि उसकी लेयर्स हैं, तहें बिछी हुई है ना। एक होल्डिंग कंपनी है, एक उससे नीचे कंपनी है, फिर उससे नीचे कंपनी, फिर उससे नीचे, तो ये अलग अलग लेयर्स बनी हुई हैं। तो एक कंपनी की सब्सिडरी या उनकी सब्सिडरी उस कंपनी की क्या कहलाती है? लेयर्स। तो आज मैं इनडायरेक्टली को डिफाइन करूंगा विद लेयर्स। अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स खुद या लेयर्स के थ्रू खरीदे हुए हैं, तो वो कंपनी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी। याद रहेगा? दूसरा रूल क्या था?
क्या था दूसरा रूल? मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर। इसके लिए हम बोलते हैं कि बीओडी की कंपोजिशन को कंट्रोल करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन को, यानी मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट और निकालने का इख्तियार अगर एक कंपनी के पास आ जाए तो वो होल्डिंग बन जाती है और ये सब्सिडरी बन जाती है। पीटीसीएल इत्तेसालात की एग्जांपल दी मैंने कि इत्तेसालात को गवर्नमेंट ने जो है वो इत्तेसालात की शेयर होल्डिंग अपने पास रखी और पीटीसीएल की, लेकिन कंट्रोल दे दिया इत्तेसालात को। इत्तेसालात पीटीसीएल के डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती थी, वो इसलिए होल्डिंग कंपनी बन गई और गवर्नमेंट के पास उसके शेयर थे 65%, गवर्नमेंट इसलिए होल्डिंग बन गई। एक वक्त में कंपनी की एक से ज़्यादा होल्डिंग्स हो सकती हैं। डायरेक्टर्स को ये कंट्रोल करेंगे, शेयर होल्डर्स को ये कंट्रोल करेंगे। डायरेक्टर्स की मीटिंग में इनका पलड़ा भारी होगा, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में इनका पलड़ा भारी होगा। ये बात समझ आई थी सेकंड रूल। और तीसरा तो था सब्सिडरी की, सब्सिडरी तो ऑटोमेटिकली सब्सिडरी होती है। ये बात समझ आया, मोर देन 50% डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी कि ए ने बी के शेयर्स खरीदे हुए हैं 25%, ए ने डी के शेयर्स खरीदे हुए हैं 60% और डी ने बी के शेयर्स खरीदे हुए हैं 28%। ए ने डायरेक्टली कितने खरीदे हुए हैं? 25%, ये डायरेक्टली खरीदे हुए हैं। इनडायरेक्टली का मतलब होता है आपकी लेयर्स के थ्रू। ए की एक लेयर है, ये सब्सिडरी है ना, सब्सिडरी और उनकी सब्सिडरी क्या कहलाती है? लेयर्स। ए की लेयर है डी, डी ने कितने खरीदे हुए? तो इनडायरेक्टली आपके पास कितने आ गए? जब दोनों को ऐड किया बी सब्सिडरी बन गई, हालांकि आपके पास सिर्फ 25% शेयर है, फिर भी बी सब्सिडरी बन गई। बात समझ आई? बी ए की सब्सिडरी बन गई, डी की कुछ नहीं बनी। डी ने 28% शेयर्स खरीदे हुए हैं तो ये डी की सब्सिडरी नहीं बनी, हम आगे चल के पढ़ेंगे एसोसिएट बन गई। कैसे बनेगा? मोर देन 50% शेयर्स अगर कोई एक कंपनी डायरेक्टली / इनडायरेक्टली खरीद ले दूसरे की, इसने डायरेक्टली कितना खरीदा और इनडायरेक्टली अपनी लेयर के थ्रू, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ए। तो इसने जो फैसला किया होगा शेयर्स खरीदने का किसके कहने पे किया होगा? तो इसका मतलब है कि ये 28% पे वोट करने जब ये लोग जाते होंगे तो किसके हुक्म पे काम करते होंगे? तो ए 28% को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है और 25% को। अच्छा, डी ने डायरेक्टली कितना खर्च किया हुआ है? बट इनडायरेक्टली डी की किसी लेयर ने कुछ नहीं खरीदा हुआ, इस वक्त डी की लेयर कोई नहीं है। बात समझ आई? इन आई कैप बहुत ही मूड बना के हो सकता है आपको कह दे ये 5-6 कंपनी, इन 5-6 कंपनियों ने इन 5-6 कंपनियों में खर्चा किया हुआ है, बताओ कौन कौन किसकी होल्डिंग सब्सिडी बनती है? न्यूमेरिकल हो जाए? सवाल देखते हैं। अल्लाह करे यहाँ पे मेरे पास किताब की सॉफ्ट कॉपी मिल जाए, अल्लाह करे किताब भी वो हो जो मेरी ख्वाहिश वाली हो। ओए होए, खूबसूरत सवाल। अच्छा वो नहीं शेयर, स्क्रीन नहीं शेयर हुई हुई? नहीं एक मिनट, ये किसी ने सिर्फ पावर पॉइंट शेयर किया हुआ होगा, डुप्लीकेट करते हैं। थोड़ा सा और भी बड़ा कर दो। नहीं, खूबसूरत सा एक सवाल। आई कैप ने एक अटेम्प्ट के गैप से पीछे एक सवाल पूछा
एक कंपनी है, उसके रिसर्च मैनेजर ने आपको शेयर होल्डिंग दी है मुख्तलिफ कंपनीज़ की, 1 2 3 4 5 ये कंपनीज़ हैं और 5 ही ऊपर आ रही हैं ये, और पांचों वही नाम है। इन पांचों कंपनियों ने इन 5-6 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की हुई है। हर शेयर का 1 वोटिंग राइट है, मतलब उन्होंने सादा एक समरी बनाए ये बताने के लिए कि डीएल और बीपीएल के दरमियान क्या रिश्ता है और सीपीएल और एएल के दरमियान क्या रिश्ता है। मैं सवाल को और पेचीदा कर देता हूँ, मुझे बताएं इनमें से कौन कौन किसकी होल्डिंग और कौन कौन किसकी सब्सिडरी है। टाइम आपके पास है, बैठे न्यूमेरिकल करें। अब इन दो को छोड़ दें, अब मैंने सवाल को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया है, ठीक है। मैं सवाल की रिक्वायरमेंट गायब कर देता हूँ, मैं इसको जो है ना खूबसूरत हो गया काम। बस टेबल आपके सामने आ गया। मैं पहले समझा दूं इस टेबल को पढ़ना है कैसे। ये कंपनी का नाम है, नाम थोड़ा सा गायब हुआ है, अभी सही आ रहा है। राइट वाली चीज़ ख़त्म हो गई, राइट वाले में का हमारे से ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये कंपनी का नाम है, ये इसका शेयर कैपिटल है। एप्रीकॉट लिमिटेड एएल के 10,000 शेयर्स हैं, बीपीएल के 20,000 शेयर्स हैं, इसके 3 लाख शेयर्स हैं, इसके 4 लाख शेयर्स हैं, इसके 50,000 शेयर्स। ये 10,000 शेयर्स 3,000 सीपीएल ने खरीदे हुए हैं, 3500 डीएल ने खरीदे हुए हैं और 3500 ईएल ने खरीदे हुए हैं। समझ रहे हैं इसको कैसे देखना है। इस 20,000 में से 10,200 एएल ने लिए हुए हैं, 2,000 इसने लिए हुए हैं, 3,800 इसने लिए हुए हैं और 4,000 सीपीएल है। इसके 3 लाख के 3 लाख शेयर्स खरीदे हुए हैं अदर्स ने। अब अदर्स को हमने कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो ताल्लुक है ये इन 5 का इन 5 से। इस 4 लाख में से 288 सीपीएल के पास हैं और बाकी इसके पास हैं। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, आप इस कॉलम को इग्नोर कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन कौन किसकी होल्डिंग है। अच्छी तरह से तसल्ली से, अच्छी तरह से तसल्ली से, जवाब इतना सीधा नहीं है। कौन कौन किस किस की होल्डिंग बन रहा है, इसको करें वर्किंग बना के करें, एरो बना के करें, जैसे भी, लेकिन आपने ढूंढना है कौन कौन किस किस का क्या। ये अकाउंटिंग के टीचर वाली मज़ेदारी वाली बात, सवाल बच्चों को दे दिया और गोल गोल घूमते रहते हैं। बस रूल जहन में रखना है कि 50% शेयर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरह से होते हैं, और इनडायरेक्टली में आपकी लेयर्स भी आ जाती हैं। एएल सर होल्डिंग है बीपीएल की और सीपीएल होल्डिंग है डीएल और ईएल की, ठीक है, उसकी लेयर बन रही है मतलब। बस अगर मैं 5-6 और रिश्ते भी बता दूं मैक्सिमम निकालें इसमें से। बहुत प्यारा सवाल था आई कैप का, पेपर में ना आया होता तो बड़ा अच्छा लगता बच्चों को।
सवाल की रिक्वायरमेंट इग्नोर करें, आपने इन पांचों कंपनियों से रिलेशन बताना है। कौन कौन किस किस की होल्डिंग और सब्सिडरी बन जाती है। चलें जी, थोड़ा सा ऐसे करते हैं। कैमरे वाले भाई, सवाल के साथ साथ ना आपने यहाँ तक भी बोर्ड को फोकस करना है, ताकि जो है वो कौन सी कंपनी सबसे आसान है। सीपीएल। सीपीएल के शेयर सिर्फ अदर्स के पास है, तो सीपीएल सबसे आज़ाद है, यानी सीपीएल की कोई होल्डिंग नहीं होगी, लेकिन सीपीएल लोगों की होल्डिंग हो सकती है। सीपीएल ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। 3000 इसके शेयर्स खरीदे हुए, 2000 इसके खरीदे हुए, 288 इसके खरीदे हुए, और 20000। सीपीएल किसी और की वो नहीं है, सब्सिडरी नहीं है, सीपीएल आज़ाद है। तो इस वक्त सीपीएल को देखते हैं। सीपीएल की एएल में जो इन्वेस्टमेंट है, इग्नोर कर दें, इसमें 10% इग्नोर कर दें, इसमें तो सीपीएल होल्डिंग बन गई डीएल की। सीपीएल होल्डिंग बन गई डीएल की, और इस 20000 से कुछ हो रहा है। ठीक, इसका मतलब है सीपीएल डायरेक्टली होल्डिंग है डीएल की। ये इनडायरेक्टली भी किसी की होल्डिंग हो सकती है। इनडायरेक्टली में सीपीएल की अपनी शेयर होल्डिंग भी देखेंगे एंड इसकी लेयर। सीपीएल और डीएल ने मिल के, सीपीएल और डीएल ने मिल के मोर देन 50% शेयर लिए हुए, तो सीपीएल होल्डिंग बन गई एएल की इनडायरेक्टली वाले रूल से। अच्छा, ये लेस है, ओके, ये 100%, तो ईएल की भी होल्डिंग बन गई, ये सब्सिडरी बन गई। क्योंकि ईएल भी आपकी सब्सिडरी बन गई और एएल भी बन गई और डीएल भी बन गई, तो सीपीएल इन तीनों के साथ मिलके अगर किसी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद ले, डीएल, एएल और ईएल। एएल यानी बीपी को छोड़ के ये और ये, इन चारों ने मिलके अगर कहीं खरीदा हुआ हो, एक ही बच गई ये वाली, और इसके सारे के सारे शेयर्स, तो सीपीएल होल्डिंग बन गई बीपीएल की भी, ऐसे ही है, बीपीएल की भी होल्डिंग बन गई। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। हमने सबसे आसान वाली उठाई थी सीपीएल, इसके सर पे कोई नहीं था, तो ये लोगों, ये कंपनियों को अपनी लेयर्स बनाती गई। एएल की बात करें, एएल ने बीपीएल के इतने शेयर्स खरीदे हुए, तो इसका मतलब है कि जो एएल है उसकी सब्सिडरी बन गई बीपीएल। बीपीएल इधर भी मौजूद है, तो हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी सब्सिडरी। एएल बीपीएल की होल्डिंग बन गई, तो अब एएल और बीपीएल ने मिल के भी जहाँ खरीदे हुए होंगे वो भी सब्सिडी बन जाएगी। एएल और शुगर इन्होंने मिलकर कहीं और नहीं लिए हुए। एएल की कहानी ख़त्म हुई। बीपीएल की कहानी देखें, बीपीएल ने ख़रीदा हुआ है किसी को नहीं, लेकिन इसको मुख्तलिफ लोगों ने ख़रीदा हुआ है, उसका हम जिक्र। तो एक काम करते हैं, हम एक तरफ से देखते हैं कि किस किस जगह कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। डीएल ने वो डायरेक्टली होल्डिंग नहीं बनी,
ईएल होल्डिंग बन गई। तो डीएल बन गई होल्डिंग ईएल की, चूंकि वो होल्डिंग बन गई तो अब डीएल और ईएल की मिला के शेयर होल्डिंग भी देखनी पड़ेगी। डीएल और ईएल की मिला के शेयर होल्डिंग, तो एएल भी ये नहीं है, ये डीएल ईएल हो गया और एएल हो गया। डीएल ईएल और एएल ने मिलके क्या क्या किया हुआ है? डीएल एएल डीएल और ईएल, ये बच गई, बीपीएल बन गई, बीपीएल बन गई। हाँ जी, हम किस किस को देख रहे हैं? एएल ईएल और एएल, एएल ईएल और अब ईएल भी आ गई है साथ, डीएल ईएल एएल और बीपीएल। यानी इसको छोड़ के बाकी सब, एएल होल्डिंग है, सब्सिडी बन गई है, बचती कौन सी अब? सीपीएल, और सीपीएल के शेयर्स तो हैं किसी और के पास, बाकी चारों इसमें कवर हो रही हैं। ईएल रह गई, ईएल ने कहाँ कहाँ खर्च किया हुआ है? ईएल में बचत है, इसमें ईएल, इनमें से किसी की सब्सिडी होल्डिंग नहीं बन पा रही है। तो नक्शा कुछ इस तरह से बना। सवाल ने क्या पूछा था? डीएल और बीपीएल का आपस में रिश्ता बताओ जी। सीपीएल और बीपीएल वाला थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दीजिए। सीपीएल जो होल्डिंग है सर बीपीएल के ये साथ मिला के सर, वो तो अगर तीनों को मिलाएं तो 49% नहीं बन रहा, क्योंकि देख लेते हैं, इसको आपने ऐड किया, सीपीएल प्लस डीएल प्लस एएल प्लस ईएल, सबको ऐड करें, खुद की और लेयर्स की मिला के। बीपीएल की कैसे बने देख लेते हैं, ईएल एएल डीएल और सीपीएल। सब्सिडी की सब्सिडी कह लें, या आप यूं कर लेना, सीपीएल डीएल एएल और ईएल आपने मिला के काउंट करना है। बीपीएल में देखना ना, बीपीएल के खाने में देखते हैं। एएल काउंट करना है, हाँ काउंट करना है, यहीं से सब्सिडी बन गई, आगे तो जाने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, इसका मतलब ये है कि होल्डिंग सब्सिडी का रूल देखते हुए आपने देखना है कि डायरेक्टली आपके पास कितना है और इनडायरेक्टली कितना है। इनडायरेक्टली का मतलब है आपकी लेयर्स के पास कितना है, तो अपना और लेयर्स को जोड़ के अगर 50% से ऊपर चले गए तो आप होल्डिंग बन जाएंगे। ये एक खूबसूरत सा सवाल आई कि आपने पूछा था। रिश्ता किससे पूछा है? डीएल और बीपीएल का आपस में, डीएल और होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन है। सीपीएल और एएल, क्या जवाब में 2 लाइनें लिखनी थी? 8 नंबर, इसका मतलब पूरी वर्किंग दिखानी है। पहले लॉ बताना है, लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है 3 तरीके होल्डिंग सब्सिडी बनाने के, फिर बताना है कि किस किस ने किस किस में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, और फिर उसकी सब्सिडी और लेयर्स के साथ मिला के कितना है। तो ये सारी चीज़ें वर्किंग दिखानी है। यानी कि 4 नंबर का ये है और 4 नंबर का ये है। तो वो भाई जो 4 रिलेशन बता के 3 रिलेशन बता के जो है उन्होंने कहा बस दिस इज़ द मैक्स। तो आई कैप कभी कभी ना बहुत ऊपर खेल रहा होता है। अब आइंदा आपको ये रूल नहीं भूलेगा कि सब्सिडरी के साथ मिला के कैसे काउंट करना है। डन। तो ये एक बड़ा अच्छा सवाल था ऑटम 2022 का, जिसको हम लोगों ने देखा। इसका एक सेकंड पार्ट है, उसका आपसे ताल्लुक नहीं है। वो है कि इनमें से कौन कौन सी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बनाएंगी। अकाउंट्स के चैप्टर में हम जाके पढ़ते हैं कि होल्डिंग और सब्सिडरियाँ मिलके कौन से कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाती हैं। तो ये हमारी एक डिस्कशन जो कि उस वीडियो में मैं ऐड करना चाहता था, फिर मैंने कहा कि नहीं, ये जो है ना हम फिज़िकल में ऐड करेंगे। डन। घबराए तो नहीं बैठे? चलें आगे चलते हैं। हम लोगों ने अपने
रिकैप किया जो हमारा मिस हुआ और अब आगे बढ़ने की कल्पना का विषय था। आपने क्लास के बाद इस सवाल के बारे में मुझे कुछ याद कराना है। ये सवाल जो है ना वो प्री रिजल्ट में हमने किया था तो उस वक्त ब्लर हो गई थी स्क्रीन, तो वो इसको हम उनको भी अवेलेबल कर देंगे। वाह, आपका फ़ायदा हो गया, उन बच्चों के भी काम आ जाएंगे। उस दिन ना वो स्क्रीन ब्लर हो गई थी जब मैं सवाल डिस्कस कर रहा था। तो अब हमें कंपनियों की टाइप समझ आ गई है। ये जो ये वाला चैप्टर है ना, ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है। ये बताता है कंपनियां क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, क्या क्या किस तरह से करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट है, आईकैप को बहुत पसंद है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। लेकिन अगर आज हम उससे शुरू करेंगे तो हम उसको खूबसूरत तरीके से ख़त्म नहीं कर सकेंगे। मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर हमारी आधा पौना घंटा बड़ी तसल्ली से डिस्कशन हो कि वो क्या है, उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं, हम लॉजिकली समझें। रट्टा तो आप लोग मार लेंगे सिलेबस का, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं क्लास से जब आपको भेजूँ तो अच्छी तरह से समझा के भेजूँ और अगले दिन आप किताब को पढ़ के आएँ तो आपके कुछ जेन्युइन सवाल हों जो कि लॉजिकल भी हों और थोड़े बहुत क्रैमिंग से रिलेटेड भी हों। तो उस ख्वाहिश में मैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का आज नहीं शुरू करूँगा। आज हम डिस्कस करेंगे अथॉरिटीज़ के बारे में, डिफरेंट अथॉरिटीज़ जो लॉ के अंदर हमें डील करती हैं। दो अथॉरिटीज़ जिनको हम ज़रा ज़्यादा देखते हैं हमारे यहाँ, हमारे सिलेबस में ना 2-3 जगह पे एक तीसरी अथॉरिटी का जिक्र भी है, वो है कोर्ट। लेकिन कोर्ट का हमारे सिलेबस में और कोई रेफरेंस नहीं है। हमने 2 ही अथॉरिटीज़ को देखना है, उनको कहते हैं SECP और रजिस्ट्रार। SECP और रजिस्ट्रार। अब जब बोर बातें चल ही रही हैं तो एक दफ़ा ये सारी बोर बातें इकट्ठी ख़त्म कर दें ताकि कल से फिर हम लॉजिकल मज़ेदार एरिया में इंशाल्लाह एंटर हो जाए। SECP नाम तो सुना होगा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जितना भी सिक्योरिटीज़, कंपनीज़, शेयर्स, रूल्स, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उसको जो अथॉरिटी डील कर रही है उसका नाम है SECP। SECP एक अथॉरिटी का नाम है जिसके अंदर जो ऑफिसर होते हैं उनको हम रजिस्ट्रार कहते हैं। अथॉरिटी किसे कहते हैं? पाकिस्तान में क्रिकेट के मामलात को कौन देखता है? PCB एक अथॉरिटी है। टैक्स के मामलात को कौन देखता है? बैंकों के मामलात को कौन देखता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये सारी अथॉरिटीज़ हैं। कॉमर्स से रिलेटेड मामलात को कौन देखता है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स। या इस तरह से अलग अलग कामों की ना अलग अलग अथॉरिटीज़ बनी होती हैं। हॉकी की फेडरेशन बनी हुई है, फ़लाना की फेडरेशन है, फ़लाना। इस तरह से अकाउंटिंग के मामलात को कौन देखता है? आईकैप। तो अथॉरिटी किसे कहते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तस वो इदारा जो किसी ख़ास सेगमेंट को देखता है। आईकैप रूल्स बनाता है, आईकैप बताता है कि क्या करेंगे, आईकैप स्कीमें बनाता है, पढ़ाई कैसे होगी, ये कैसे होगा, पेपर लेता है। PCB क्या करता है? मुख्तलिफ़ तरह की मॉड की क्रिकेट को ज़िंदा रखता है, पाकिस्तान में क्रिकेट की इवेंट्स कराता है, पाकिस्तान से बाहर पार्टिसिपेट करता है, टीम को ट्रेन करता है, मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है, अच्छी खूबसूरत टीम सेलेक्ट करते हैं, अनबायस सिलेक्शन होती है, गैर जानिबदार क़यादत होती है, पुरअमन और शफाफ जो है वो निज़ाम होता है। तो ये अथॉरिटीज़ है। जैसे इलेक्शन के मामलात को कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो इलेक्शन बिल्कुल अनबायस्ड हों, ऐन 14 मई पे हो सकें, किसी किस्म का कोई मसला ना हो, ये सारे मामलात को जो अथॉरिटी देख रही है वो। तो अथॉरिटी समझ आ रहा है? अथॉरिटी गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तस एक इदारा जो ये काम करता हो। कुछ अथॉरिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट से पैसे लेती हैं, कुछ अथॉरिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेती। आपको जान के खुशी होगी कि आईकैप उन अथॉरिटीज़ में से है जो ऑटोनमस है, सेल्फ फाइनेंस्ड है। ये बच्चों से इतना कमा लेते हैं कि इनको गवर्नमेंट से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम गोज विद SECP। SECP कंपनियों को जुर्माने लगाता है, कंपनियों को रिकॉर्ड जमा कराने की फ़ीस रखता है, कंपनियों के मुख्तलिफ प्रोसेसेस के पैसे रखता है। तो ये सेल्फ फाइनेंस बॉडी होती है, अपना खर्चा खुद उठाती है। SECP हमारे सिलेबस में ना इन दोनों का हल्का सा इंट्रोडक्शन है। तो आपसे को पूछे SECP क्या, आप कहें SECP वो अथॉरिटी है जो पाकिस्तान में कंपनी लॉ को देखती है।
कंपनियाँ इनके अंडर आती हैं, इंश्योरेंस कंपनियाँ इनके अंडर आती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, क्या है हमारे सिलेबस में नहीं है, वो इसके अंडर आती हैं। मुदारबात जो नॉट फॉर प्रॉफिट टाइप के सेटअप्स हैं, जो नॉट फॉर प्रॉफिट कह रहा हूँ, नॉट फॉर कमर्शियल, जो इंटरेस्ट बेस्ड या इस तरह के बिज़नेस नहीं है, जो इस्लामिक बिज़नेस हैं, उनको जो वो भी इसी के अंडर आते हैं। ये कंपनियों के रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, उन्हें बताती है कि आप क्या करेंगे, उनको प्रोसेस बताती है, उनका पाकिस्तान में कैसे चलेंगे, और उनकी जो फाइलिंग रिक्वायरमेंट वगैरह वो सब इन्हें बताती है। पुराने ज़माने में एक अथॉरिटी होती थी, उसको कहते थे CLA, कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी। इसको ख़त्म कर दिया 1997-98 के आसपास इसने, और SECP 1999 से ऑपरेशनल हो गया। SECP के ऑफिस पाकिस्तान में एक हेड ऑफिस है जो इस्लामाबाद में, और 8 जोनल ऑफिस हैं। MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कौन कौन से शहर में। ऐसा हो सकता है कि पेपर में आए कि ये इनमें से बताओ कौन सा शहर ऐसा है जहाँ SECP का जोनल ऑफिस नहीं है। तो जब SECP के जोनल ऑफिस याद रखने होते हैं तो मेरे पास सबसे आसान टोटका ये है कि आप PSL की टीम्स में फैसलाबाद और सक्खर ऐड कर लें। PSL की टीम्स में सक्खर, फैसलाबाद ऐड करते हैं। PSL की टीम्स के शहर बताने का शर्फ हासिल करेंगे किबला, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, मुल्तान। ये 6 PSL की टीम्स आपने उनके साथ कलंदर शलंदर सुल्तान साइड पे किया, पेपर में ये नहीं लिखने। वो 6 शहर, 2 और कौन से शहर हैं, फैसलाबाद और सक्खर। इन 8 शहरों में ऑफिसेज हैं। किताब वालों ने टोटका दिया कि जो 4 प्रोविंशियल ऑफिसेज हैं, एक इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद में 2 ऑफिस हो गए, हेड ऑफिस भी है, जोनल ऑफिस भी है। तो SECP के अगर आपसे कोई पूछे कितने ऑफिस हैं, आप कहेंगे 9। पूछे जोनल ऑफिस कितने हैं, 8। MCQ में इसमें भी छेड़छाड़ हो सकती है। सवाल आज बताएं SECP के कितने ऑफिसेज हैं, 9 भी लिखो, 8 भी लिखो, 7 भी लिखो। आप 8 पे क्लिक करके नाश्ते में बाहर निकलें, एग्जामिनर कमेंट में एग्जामिनर कहे कि बहुत सारे बच्चों ने ये सोचा ही नहीं कि हेड ऑफिस भी तो एक ऑफिस ही होता है। तो 9 ऑफिसेज हैं, एक हेड ऑफिस और 8 जोनल ऑफिस। SECP समझ आया? फिर आता है इसका ऑफिसर, रजिस्ट्रार। SECP का एक नुमाइंदा जो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे FBR अथॉरिटी है और कमिश्नर एक इंसान है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अथॉरिटी है, और स्टेट बैंक के अंदर जो बैंकर्स बैठे हुए हैं, जो प्रेसिडेंट स्टेट बैंक या इस तरह से करके, वो ऑफिसर्स हैं। SBI एक अथॉरिटी है, एक कॉलेज है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इसके ऑफिसर्स हैं। समझ रहे हैं? तो SECP एक अथॉरिटी है, और SECP के अंदर जो इंसान काम कर रहे हैं उनका नाम है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार किसी भी लेवल पे हो सकता है। जैसे आपने कमिश्नर कई तरह के नहीं सुने हुए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कई तरह के सुने हुए, आपने ASP भी सुना हुआ है, DSP भी सुना हुआ है। ये ASP और DSP में से ज़्यादा बड़ा कौन होता है? DSP। वो एज में बहुत बड़ा होता है, ओहदे में सेम होता है। ASP मुकाबले के इम्तिहान से कम एज में तरक्की करके डायरेक्ट आया होता है, और DSP नीचे से मेहनत करते करते आहिस्ता 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 तजर्बे की बुनियाद पे ऊपर आया होता है। एक ही पोजीशन पे बैठे हुए गवर्नमेंट ने 2 अलग अलग रूटों से आने वाले बंदों को 2 अलग अलग नाम दे दिया कि ये असिस्टेंट है, ये डिप्टी है। तो गवर्नमेंट इस तरह से करती है, अपने ऑफिसर्स के साथ असिस्टेंट, एडिशनल, डायरेक्टर, डिप्टी, फलाना इस तरह से लगा देते हैं। तो जब रजिस्ट्रार का जिक्र आया तो लॉ ने सोचा कि आपको इसकी पूरी ही डेफिनेशन बता दीजिए। तो एक बड़ी क्यूट सी डेफिनेशन है जिसमें सिर्फ 6 लोगों का जिक्र है। रजिस्ट्रार मीन अ रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। जब थक गए तो उन्होंने कहा और सच अदर ऑफिसर एज मे बी डेजिग्नेटेड बाय SECP। इनके अलावा भी SECP हो सकता है किसी को डेजिग्नेट कर दे, तो जिसको डेजिग्नेट कर दे वो भी रजिस्ट्रार। यानी रजिस्ट्रार का मतलब है ये 6 या जो रजिस्ट्रार की हरकतें करता पाया जाए। तो हो सकता है किसी छोटे गांव लेवल पे वहाँ के पटवारी को वो डिक्लेयर कर देंगे भाई ये यहाँ का रजिस्ट्रार है। वो ये नून लीग वाला पटवारी नहीं, जो वाला एक ओहदा जो होता है, जो पटवार खाने जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स वगैरह को वो करता है। तो गवर्नमेंट किसी भी ऑफिसर को अगर कह दे कि आओ आज से तुम रजिस्ट्रार हो, तो वो भी रजिस्ट्रार हो जाएगा। उसके अलावा सिर्फ 6 नाम है। ये 6 नाम कैसे याद रखेंगे? एक काम करें ना, इसको थोड़ा सा ये वाले को साइड पे कर देते हैं,
रजिस्ट्रार पहले एक अकेला हो गया, एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, और फिर एडिशनल जॉइंट दोनों को जोड़ देना है। फिर दो छोटे वाले हैं, डिप्टी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तरतीब जो मर्जी बना दें, लेकिन ये 6 नाम लेने हैं। कौन से 6 नाम लेने हैं? रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। सब बोल रहे थे तो सबको एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा था, अकेला अकेला करके पूछते हैं। 6 नाम, रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। क्या खूबसूरत बात कर दी, बस यही 6 नाम दोबारा। रजिस्ट्रार, डिप्टी, एडिशनल, डिप्टी हो गया है, जॉइंट रजिस्ट्रार, एडिशनल और जॉइंट दोनों जोड़ के एक रह गया, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। कौन से 6? जॉइंट एडिशनल और एडिशनल रजिस्ट्रार। क्या इन्होंने 6 पूरे किए? 6। रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार। वाह जी वाह। तो बस ये 6 नाम आपने जहन में रखने हैं। डिप्टी और असिस्टेंट इकट्ठे हो जाएंगे, रजिस्ट्रार आपको हमेशा याद रहेगा। फिर उन 3 की गर्दान है, वो एडिशनल वाला, जॉइंट वाला और एडिशनल जॉइंट आपस में जोड़ देना है। तो अगेन ये जो एडिशनल या जॉइंट है, एडिशनल का मतलब होता है इजाफी, जॉइंट का मतलब होता है जो उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। तो रजिस्ट्रार के साथ पहले इसके साथ मिलजुल के जो काम कर रहे हैं वो सारे जोड़ दिए, और फिर से एक रैंक नीचे जो नीचे के गरीब है, डिप्टी, असिस्टेंट। तो अगर गौर से देखें तो रजिस्ट्रार, फिर वो जो साथ जुड़े हुए हैं, एडिशनल इजाफी, जॉइंट जो साथ जुड़ा हुआ है, एडिशनल जॉइंट साथ भी जुड़ा हुआ है और इजाफी भी है, इजाफी होकर साथ जुड़ा हुआ है। डिप्टी गरीब नीचे वाला, डिप्टी और असिस्टेंट। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल सुपरिटेंडेंट का चार्ज मिल गया, फलाना, ये सारे गवर्नमेंट के अल्फाज हैं जो अलग अलग उसमें वो करते हैं। तो यहाँ ICAP की एक्सपेक्टेशन ये है कि वो कभी भी रजिस्ट्रार की डेफिनेशन पूछ सकता है। बता देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। पीछे देखते हैं SECP के बारे में क्या कहा उन्होंने। कि SECP 1 जनवरी 1999 को ऑफिशलाइज हुआ, ओके, ज़बरदस्त। कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को ख़त्म किया, ओके। हेड ऑफिस है फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में, 8 रीजनल ऑफिस हैं, एक फेडरल कैपिटल में यानी इस्लामाबाद में, 4 प्रोविंसेस में और 3 बड़े शहर। किताब ने अपने तरीके से बताया, हमने PSL याद कर लिया। SECP, अब किताब को समझ नहीं आ रही थी कि क्या लिखे। अब आपने देखना है कि जब एक ही चीज़ को खींचना होता है तो क्या करते हैं। SECP हैज़ बीन गिवन लॉट ऑफ पावर्स अंडर कंपनीज एक्ट, ओके। लॉ हैज़ वेस्टेड वेरियस पावर्स टू SECP. In addition to Companies Act, SECP is also empowered by SECP Act to exercise many powers and functions. तो SECP के पास बहुत सारी पावर कंपनीज एक्ट की तरफ से हैं, और फिर लॉ ने भी SECP को बहुत सारी पावर दी हैं, और कंपनीज एक्ट के अलावा SECP को SECP के एक्ट ने भी बहुत सारी पावर्स दी हैं। तो SECP के पास बहुत सारी पावर्स हैं। तो ये एक जुमले को उन्होंने 3 लाइनों में स्प्रेड कर दिया। तो फिर बीच में जो बच गया वो ये है कि SECP कौन किन किन को देखता है? कंपनियों को, ये जो कंपनीज एक्ट वाली, इंश्योरेंस कंपनियाँ, थोड़ा सा बैंकिंग कंपनीज को भी, मुदारबाज और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। बैंकिंग कंपनियों पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है, लेकिन बैंकिंग कंपनी को पहले कंपनी एक्ट के तौर पे कंपनी में रजिस्टर होना होता है, फिर एक अलग से लाइसेंस लेना होता है स्टेट बैंक से। तो इन सारी तरह की कंपनियों को ये देखते हैं, बताते हैं कि ये कंपनी के रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, मुल्क में चलाते हैं, मुल्क की कंपनियों को स्ट्रक्चराइज करते हैं, मुल्क के कॉर्पोरेट लॉ के सिस्टम को देखते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस को देखते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि मासूम से बच्चों को क्या बताएं। एक बहुत बड़ा एज मिल गया लोगों को, पता है, कंपनी लॉ जो है वो पहले छोटा पेपर होता था, ये बिजनेस लॉ के साथ जुड़ा हुआ 50 नंबर का एक पोर्शन होता था, और लोग बिगनर लेवल पे से पढ़ते थे। बिल्कुल जब आते थे ना CA में शुरू करते थे उस वक्त पढ़ते थे। तो उस वक्त इन्होंने सिलेबस में मोटी मोटी गहरी गहरी बातें नहीं करते थे। फिर C लॉ को उन्होंने अचानक से कैफ 7 कर दिया, और कैफ 7 करते हुए मुश्किल से सिर्फ एक चैप्टर ऐड किया छोटा सा, जिसकी वजह से टॉपिक्स की जो लेवल है वो बहुत छोटा है। यानी SECP को लेके मैच्योर बच्चे को बड़ा कुछ बता सकते थे, SECP एक्ट बीच में 4-5 सफ़े के लिए डाल सकते थे, लेकिन करिकुलम वही पुराना चल रहा है, एग्जामिनर होल्डिंग सब्सिडी वही चल रहा है। एग्जामिनर आ गया इस तरह का जो उसने कहा ये 6 कंपनियाँ बताओ बैठ के रिलेशन। तो एग्जामिनेशन के वक्त वो थोड़ा सा क्रिटिक ज़्यादा हो जाते हैं और वो ज़्यादा गहराई में उतरते हैं, लेकिन पूछना उतना ही है जितना किताब में। तो याद करना आसान है, जहन में रखना आसान है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको कवर करने में। बात समझ आ गई?
रजिस्ट्रार की बात समझ आई? रजिस्ट्रार की क्या गराज व मकासद है? रजिस्ट्रार एक डेटाबेस ऑफिसर है। कंपनियां रजिस्टर होंगी, इसको डॉक्यूमेंट्स देंगी। कंपनियां हर साल अपने डॉक्यूमेंट्स इसे देंगी। ये कंपनियों से पूछगछ कर सकता है, कंपनियों के ऑफिसेस पे छापे मार सकता है, कंपनी से रिकॉर्ड ले सकता है, रिकॉर्ड छीन भी सकता है, छापे मार सकता है, कंपनियां अपने रूल्स फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही, इनको देख सकता है। इन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से जो है वो ये डील कर सकता है मिस्टर रजिस्ट्रार। तो जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार तकरीबन वो सारे काम करता है जो कि एक डेटाबेस ऑफिसर कर रहा होता है। कंपनियां अपने रिकॉर्ड सही से रख रही हैं नहीं रख रही। फिर एक चैप्टर 7 में जाके बात आती है मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। कंपनियां अपने मॉर्गेजेस एंड चार्जेस को सही से देख रही नहीं देख रही। तो रजिस्ट्रार के ज़िम्मे इन सारी चीज़ों को इंश्योर करना कि कंपनियां सही तरह से काम कर रही हैं नहीं कर रही। किताब में आपको एक लिस्ट नज़र आएगी, क्योंकि अचानक से हमारी स्क्रीन बंद हो गई। तो नहीं, आपके आने तक जब तक ओपन करेंगे तो वो खुद छुट्टी का टाइम हो गया होगा। तो रजिस्ट्रार क्या क्या करता है? रिकॉर्ड कीपिंग, इन्वेस्टिगेशंस, कंपनियों से डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगना, बाकी सारे काम करना, ये सब रजिस्ट्रार के एम्बेड में आते हैं। ठीक है जी, लें जी, ये ऑन करने की कोशिश हो रही है, दिखाएं ज़रा। किताब से एक दफ़ा अल्फाज पढ़ के सुना दूँ, क्योंकि मेरा वादा होता है आपको घर भेजने से पहले अंग्रेज़ी पढ़ानी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, क्लियर? रिसीविंग वेरियस डॉक्यूमेंट अंडर द एक्ट, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स कंपनी से लेंगे। कीप ट्रैक ऑफ कंपनी रूटीन डॉक्यूमेंट्स, कंपनी की जो रूटीन डॉक्यूमेंट्स उनका ट्रैक रखता है कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट आ गया, ये डॉक्यूमेंट आ गया। कैन कॉल द ऑफिसर ऑफ कंपनी फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, कंपनी के ऑफिसर्स को कॉल कर सकता है, भाई मुझे आपसे ये इन्फॉर्मेशन, ये एक्सप्लेनेशन चाहिए। एम्पावर्ड, इसको ताकत मिली हुई है क्या? टू इंस्पेक्ट द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी, कंपनी के बुक्स या रिकॉर्ड्स इंस्पेक्ट कर सकता है और बुक्स एंड रिकॉर्ड्स को सीज कर सकता है अगर मुनासिब समझे तो। एक और लाइन भी लिखी हुई थी मॉर्गेजेस एंड चार्जेस की, जिसको यहाँ से सेंसर कर दिया है, चूँकि यहाँ लिख दिया एक्सप्लेन्ड इन अ फर्दर चैप्टर, चूँकि इस लफ्ज़ को समझाने के लिए एक पूरा चैप्टर ओपन हो जाता है। मॉर्गेजेस एंड चार्जेस एक ख़ास तरह की डॉक्यूमेंट है, वो भी रजिस्ट्रार उसका रिकॉर्ड रखता है। तो क्या हम लोगों ने जितना पढ़ा आज समझ आया? पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन समझ आई थी? बिल्कुल होल्डिंग सब्सिडरी की तरह से ही थी, गवर्नमेंट का उसके ऊपर इख्तियार, और नीचे फिर एक प्रोवाइजो था जिसको हमने क्रैम कर लेना था। जी, कोई भाई कुछ कहना चाह रहे थे? रूटीन डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है? किताब को लगा कि पहला चैप्टर है, आपको ना ही बताए तो बेहतर है, वरना एनुअल रिटर्न्स होती हैं सालाना, एजीएम के रिकॉर्ड भेजने होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजनी होती हैं। तो अभी चूंकि पहला चैप्टर है ना, हम अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। तकरीबन हर चैप्टर बताएगा ये डॉक्यूमेंट जाओ रजिस्ट्रार को जमा करा दो, ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को जमा करा दो, वो रूटीन डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ सिर्फ हमारे सिलेबस में इंट्रोडक्शन है रजिस्ट्रार और एससीसीपी का। तो आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू रजिस्ट्रार एससीसीपी पढ़ा और मैंने रिकैप दिया, और जो ज़रूरी चीज़ आज हमने की, हम लोगों ने होल्डिंग सब्सिडरी का एक जो सबसे टेक्निकल सवाल आज तक का आया हुआ था उसको क्लास में हमने थॉरोली डिस्कस कर लिया। डन? तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल। जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन के साथ आगे डिस्कशन करते करते परसों इस चैप्टर से अगले चैप्टर में दाखिल हो जाते हैं इंशाल्लाह, फिर आगे चलते हैं। ठीक।